हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सांख्यिकी क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और सांख्यिकी होती क्या है। तो बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि एक क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी और उनकी पूरी डिटेल एक मैगज़ीन में दी हुई है, जिसमें उसके बारे में कि वो जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो कौन कौन से देश के हैं, उन्होंने कितने मैच खेले हैं, कितने वनडे खेले हैं, कितने आईपीएल खेले हैं और कितने उन्होंने जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो खेला है, कितने विकेट लिए हैं और कितने दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कितने शतक बनाए हैं, अर्धशतक बनाए हैं। ये जो पूरी डिटेल है उस पूरी मैगज़ीन में दी हुई है। ठीक है, पूरी डिटेल में उनके बारे में उस मैगज़ीन में दिया हुआ है। तो ये है एक तरह से क्रिकेटर्स के बारे में सारे जो डाटा हैं, सारे जो आंकड़े हैं वो उस मैगज़ीन में दिए हुए हैं। अब उस पूरी मैगज़ीन को ऐसे थॉरोली पढ़ना, डीपली पढ़ना एक मुश्किल काम है। तो हम उसे एक थोड़े व्यवस्थित रूप में भी लिख सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कॉलम बना सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा जो क्रिकेटर्स उसमें दिए हुए हैं, जिनके बारे में दिया हुआ है, उनके सबके नाम लिखे। वो कौन कौन सी कंट्री में है, तो कंट्री हमने ऊपर लिखा देश, और वो सारे कंट्री के नाम लिख दिए। फिर वनडे में उन्होंने कितने कितने मैचेस बनाए थे, वनडे मैच में उन्होंने कितने कितने रन बनाए थे, वो सब हमने लिख दिए। कितने शतक, कितने अर्धशतक, सारी जो डिटेल है हमने वो कॉलम फॉर्म में लिख दिए। तो इससे हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में विश्लेषण करना कि किस क्रिकेटर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, किसने एवरेज किया, किसने बेकार किया, किस क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। ये सारी डिटेल अगर हम एक कॉलम में सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो वो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, हम कंपैरिजन करके एकदम से बता सकते हैं उनके बारे में। तो ये इस तरह से जब हमने डाटा को एक व्यवस्थित रूप में लिखा और एनालिसिस किया तो वही क्या होती है बच्चों, सांख्यिकी होती है। इससे हमें क्या होता है, सांख्यिकी हेल्प से हम जो हमारे आंकड़ा होते हैं उन्हें आसानी से पढ़ पाते हैं। आप आसानी से हम उसमें क्या कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या होती है, इसमें सबसे पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा होंगे हम उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, फिर उन्हें व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, फिर उन्हें प्रदर्शित करते हैं, या तो हम दंड आलेख करते हैं या फिर पाई चार्ट में बना के हम उसको, या फिर दंड आलेख में उन डाटा को हम सारे को लिख देंगे। फिर हम उसमें आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। हम अपना रिजल्ट बता सकते हैं। जो भी हमसे पूछा गया हो कि किस क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो हम उसी कॉलम को अच्छे से अरेंज करके हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो सांख्यिकी हमारी इन सब चीज़ों में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। ठीक है, अब आज के जो हमारा 10th क्लास में सांख्यिकी है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, एक है माध्य, बहुलक और माध्यक। तो हम सेंट्रल जो टेंडेंसी है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है और माध्यक क्या होता है। ठीक है, फिर हम संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है, जिसे हम त्वरण वक्र भी कहते हैं, वो खींचना सीखेंगे। तो हमारे इसमें मेन 4 टॉपिक होंगे। इसके अलावा हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, कि हम इन तीनों की हेल्प से कैसे किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को, बड़े डाटा को कैसे व्यवस्थित करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमसे उसमें पूछा गया होगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति होती है कि जो भी हमारे पास बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हो उनमें एक ऐसा आंकड़ा जो सबके आसपास हो, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माध्य, बहुलक और माध्यक क्या होता है और हम इनसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बच्चों, आपने कक्षा 9 में पढ़ा वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये मेरे पास आंकड़े हैं जो अवर्गीकृत हैं।
अब इन आंकड़ों को या तो मैं आरोही क्रम में लिख सकती हूँ या फिर अवरोही क्रम में लिख सकती हूँ, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी हमारे पास आंकड़े दिए होंगे तो हम उसे इसी तरह से लिखेंगे। अगर वो सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए हैं तो या तो उसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम उसे आरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये आंकड़े मैंने इनको आरोही क्रम में लिख दिया और मैंने इनको अवरोही क्रम में लिख दिया। इन्हें हम क्या कहते हैं? मान कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? मान होते हैं, वैल्यू होती है। अब इस मान और वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? इनकी हम बारंबारता लिख सकते हैं। बारंबारता मतलब वो संख्या कितनी बार आई है, वो आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो वो होती है उसकी बारंबारता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या? ये मान, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने ये आरोही क्रम वाले आंकड़े लिए। ये है हमारे पास 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 11, 11, 13, 13 और 15। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अब मान का मतलब क्या है कि मैं इतनी बार इसको इस तरह से रिपीट करके तो नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो जैसे 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, तो 4 यहाँ पे कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 4 के आगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 होगी। 5 2 बार आया है, तो 5 ये हमारे पास क्या है? मान है, और ये कितनी बार आया है? 2 बार आया है। आप इसको देखते हुए लिखेंगे। फिर इसी तरह से 6, 1 2 3, 6 कितनी बार आया बच्चों? 3 बार आया है, तो 6 के आगे हम क्या लिख देंगे? 6 जो मान है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। 8 1 बार आया है, 11 हमारे पास 2 बार आया है, और 13 भी हमारे पास क्या है? 2 बार आया है, और 15 हमारे पास एक बार आया है। ठीक है, जो भी हमें मान दिए हुए हैं पहले हम क्या करेंगे? उसे आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार आई हुई है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? इसे हम, और ये तो हमारे पास एक तरह से क्या थे? अवर्गीकृत डाटा थे, है ना। हम इसको वर्गीकृत भी कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? इन्हें वर्ग अंतराल के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल का मतलब ये होगा बच्चों कि जैसे 4 से लेके 6 तक के आंकड़े को मैं एक साथ ले लूँ, फिर 6 से लेके 11 तक के आंकड़े को मैं एक साथ ले लूँ। ठीक है, फिर 11 से लेके 15 तक के आंकड़े को मैं एक साथ ले लूँ। अब 4 से लेके 6 तक इस यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं वो बता रही हूँ। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों जैसे 4 से लेके 6 तक। ठीक है, 4 से लेके 6 तक लिखेंगे इसे हम, और फिर 6 से लेके 11 तक, और फिर 4 से लेके 6 तक, 6 से लेके 11 तक, और फिर 11 से लेके 15 तक। अब इसमें हम ये जो वर्ग अंतराल है इसमें बारंबारता को कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं? इसकी बारंबारता को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हम बारंबारता को क्या जोड़ लेते हैं? जैसे मुझे 4 से लेके 6 तक को करना है तो मैं यहाँ पे 1 और 2 3, तो 4 से लेके 6 तक जो बारंबारता है वो 3 है। अब 6 से लेके 11 तक तो 3 और 1 यानी कि 4। 11 से लेके 15 तक का मतलब होगा कि ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? फिर जो हमारे पास वर्ग अंतराल होगा उसमें भी हम बारंबारता को निकाल सकते हैं। एक हमने चीज़ सीखी थी इसमें, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या होती है हमारे पास? पहली संचयी बारंबारता तो यही होगी जो हमारे पास बारंबारता होती है, और जो अगली बारंबारता होगी संचयी उसमें पहली ऐड हो जाती है, यानी कि 4 और 3 7, फिर साथ में 4 ऐड हो जाएगा यानी कि 11। इस तरह से जो आगे की भी बारंबारता होगी वो ऐड होती उसमें चली जाएगी। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम निकालना सीख चुके हैं अपनी क्लास 9th में। ठीक है, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं या फिर आरोही क्रम में लिखते हैं।
जो क्या होते हैं हमारे पास मान होते हैं, वैल्यू होते हैं। फिर हम उनकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, बारंबारता कि कौन सी संख्या कितनी बार आई हुई है। हम उन्हें वर्ग अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या, वो कितनी बार उनकी बारंबारता है। बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं, जिसमें हम पहली बारंबारता में अगली बारंबारता को ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे माध्य क्या होता है। बच्चों तो हम पहले अपनी पहली केंद्रीय प्रवृत्ति जो है उसे स्टार्ट करते हैं, वो है हमारे पास माध्य, जिसे हम मीन कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखी है कि माध्य होता क्या है। किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को औसत अथवा माध्य अथवा समांतर माध्य कहते हैं। इसे हम बड़ा एक्स उसके ऊपर बार लगाकर इस संख्या से, इस सिंबल से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक तरह से किसकी परिभाषा लग रही है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी औसत निकालना, तो ये तो औसत की परिभाषा है और कहा भी है कि ये औसत या फिर ये समांतर माध्य या फिर ये माध्य होगा। तो बच्चों माध्य जो होता है वो क्या होता है, वो औसत ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास संख्याएं होती है, जो डाटा दिया होता है, उन सबको आपस में जोड़ लेते हैं और जितने वो डाटा होते हैं संख्या में, उससे हम उसको भाग कर देते हैं। ठीक है, तो मेन तो क्या है हमारे पास, ये माध्य क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, अब इसका यूज़ हम इसमें कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास बस सिंपल सी आंकड़े दे रखे हो और हमसे पूछा उसका माध्य है, तो हम उसमें आरोही अवरोही क्रम में करके उसका औसत निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सबको आपस में जोड़ के और जितने भी नंबर्स है उससे उसको भाग करके निकाल लेंगे। अब जहाँ पे हमें कंपैरिजन करनी हो वहाँ पे भी हम उनके दोनों के डाटा को निकाल के औसत निकाल सकते हैं, डाटा को लेकर औसत निकाल सकते हैं। अब अगर और भी ज़्यादा थोड़े से डाटा मुश्किल से हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग मेथड भी हैं माध्य निकालने के। ठीक है, जैसे इसमें हमारे 3 प्रकार के जो आंकड़े हैं वो मिलेंगे। एक तो होंगे अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम कैसे निकालें ये सीखेंगे। फिर अवर्गीकृत लेकिन वो सारणीबद्ध है, तो उनके माध्य कैसे निकालेंगे। और तीसरे हमारे पास जो वर्गीकृत है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, उसका माध्यम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास इसकी 3 मेथड है जिसके बारे में हम बात करेंगे माध्य निकालने के। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि हमारे मेरठ में ही बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें आपस में हमें उनके स्कूल में जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसकी तुलना करनी है। हमें ये बताना है कि कौन से स्कूल का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करेंगे, जो भी स्कूल है। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लिए, स्कूल के और स्कूल ख का। उसमें से मैंने कुछ छात्र ले लिए हैं ABCD। ठीक है, इसका बहुत सारा डाटा होगा, सिर्फ एग्जाम्पल को लेके मैं यहाँ पे छोटा करके समझा रही हूँ कि हमने कई छात्र ले लिए हैं। स्कूल A में जो A छात्र है उसके 98 नंबर है, 92, 80, 70। यहाँ पे जो A छात्र है उसके 93, 92, 90, 91। तो आप इन आंकड़ों से ये बता सकते हैं कि कौन से स्कूल का रिजल्ट जो है अच्छा रहा होगा इन दोनों की तुलना में। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 98 और यहाँ पे 93, तो आपको यहाँ देख के लगेगा कि हाँ स्कूल क का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहा होगा। लेकिन आप एक चीज़ और भी इसमें नोट करेंगे कि यहाँ पे इन सब में बच्चों में जो मार्क्स हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें स्कूल क में जो बच्चों के मार्क्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। एक बच्चा तो है जिसमें 98 है और एक के 92 है, लेकिन बाकी के 80 और 70 भी है। तो ऐसे हम कैसे कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन से स्कूल के रिजल्ट अच्छा रहा होगा। तो इसमें बच्चों हम निकालते हैं इसका औसत, माध्य निकालते हैं इसमें हम। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे। जो 340 आया और जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आया 85। ठीक है, इसका जो माध्य आया वो 85 आया। और स्कूल ख का हमने जब माध्य निकाला तो वो 90.15 आया। तो अब हम बता सकते हैं इनसे कि स्कूल ख का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहा होगा। तो माध्य का जो यूज़ है हम वो इस तरह से तुलना करने में लगाते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं इसके मेथड की। हमारे पास इसकी 3 विधियाँ हैं माध्य निकालने की, और 3 विधि में भी हमारे पास 3 तरह के आंकड़े हैं जिनके हम माध्य निकालना इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि के बारे में। बच्चों प्रत्यक्ष विधि में हम सबसे पहले देखते हैं जब हमारे पास कैसे हो, आंकड़े अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो हम किस तरह से माध्य निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है
उसमें जो हमारा माध्य होता है, माध्य बराबर, माध्य क्या हमारा x बार, वो बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों के मानों का योग और बटे पदों की संख्या। यानी कि जो हमारे औसत का फॉर्मूला होता है बिल्कुल वही है। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x बार सिग्मा x बटे n। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पद हैं ये कितने भी हो सकते हैं। जो पद है हमारे पास वो x1, x2, x3, xn तक हो सकते हैं। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा xi, सिग्मा xi, i का मान जो है बराबर 1n, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और n तो n ही होता है। यानी कि जो हमारा ये माध्य का फॉर्मूला है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा n i बराबर 1 xi और डिवाइडेड बाई n तो 1/n। मतलब बस हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जितने भी हमारे पास आंकड़े होंगे उन सबको हम जोड़ लेंगे और जितने भी वो टर्म्स होंगे, पद होंगे, उससे हम उसको भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। जब आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर हमारे सारे पदों में एक सेम संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, मतलब ये हमारे पास औसत है, माध्य है, और इसमें कहा गया है कि m संख्या को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, घटा दिया गया है, तो माध्य पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों माध्य पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माध्य में हम उसी संख्या को जोड़ देंगे या उसी संख्या को घटा देंगे। अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कह रहा है घटा देंगे। इसके अलावा अगर एक ही संख्या से भाग दिया जा रहा है या फिर गुना की जा रही है, लेकिन वो क्या जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, जीरो के अलावा, तो हम उसे जो माध्य है उसे उसी संख्या से भाग दे देंगे और जो माध्य है उसी संख्या से उसे गुना कर देंगे। ठीक है, अगर एक ही संख्या है, समान संख्या है, उसे हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं माध्य निकाल कर, और भाग भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। बस वो संख्या इन दोनों कंडीशन में क्या जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत है तो हम माध्य कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब इसे बच्चों में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमारे पास ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, हमें इनका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े हमारे पास कैसे अवर्गीकृत है, तो हम हमारे पास माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य, जिसे हम x से डिनोट करते हैं, सिग्मा xi बटे n, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा xi का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये सारी वैल्यू दी हुई है इन दोनों का, इन सब का योगफल। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जितने भी पद होते हैं उन सबको के मानों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है। तो यहाँ पे पद कितने हैं हमारे पास, जब आप काउंट करोगे तो ये आएगा 13। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है पदों की संख्या। अब इसे हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 10 + 20 + 36 + 40 + 50 + 56 + 60 + 70 + 72 80 80 92 95। इन सारे पदों को हमने आपस में जोड़ लिया और 13 से क्या करा, हमने इसको भाग दे दिया। तो जो x बार है वो निकलेगा हमारा। जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो ये आएगा 7 6 9 बटे 1 3 13। तो भाग देने पर ये आएगा 59.15। तो ये जो होगा ये इसका क्या होगा, माध्य होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस सारी संख्याओं को आपस में जोड़ना है और जितनी वो पद है टर्म्स है उससे उसको भाग देना है। तो अवर्गीकृत जो आंकड़े होंगे उनका जो हमारा माध्य होगा वो निकल जाएगा। बच्चों दूसरे तरह के इसमें क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत है लेकिन वो क्या है, सारणीबद्ध है। ठीक है, वो सारणी में दिए हुए हैं, तो हम तब कैसे प्रत्यक्ष विधि का यूज करके माध्य निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, माध्य बराबर होता है हमारा, माध्य बराबर होगा हमारा पदों के मान तथा बारंबारताओं का गुणनफल का योग बटे बारंबारताओं का योग।
मैंने आपको बताया बच्चों कि बारंबारता क्या होती है। ठीक है, जो भी आंकड़े दिए होंगे मान, उनको हम क्या कहते हैं, मान कहते हैं, वैल्यू होती है, और आंकड़े कि कौन सा मान कितनी बार आ रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें मान दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है, तो हम एक कॉलम निकालेंगे जिसमें उन दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, आपस में उनकी हम बारंबारता और मान की क्या करते चले जाएंगे, गुना करते चले जाएंगे, फिर हम उनका सम निकाल लेंगे, और जो हमारे पास बारंबारता होगी उनका भी हम सम निकाल लेंगे। तो उस टोटल को हम बारंबारता के सम से भाग दे देंगे, तो हमारे पास माध्य निकल जाएगा। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं, x बार बराबर होता है, पदों का मान जो होता है उसे हम xi से दिखाते हैं, और बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी fi से दिखाते हैं। तो इसको हम आपस में पहले इनके आपस में गुना करेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे। सिग्मा का मतलब उसका योगफल बटे सिग्मा fi। फ्रीक्वेंसी को हम अलग योगफल कर लेंगे और उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चों इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इनका मतलब ये है, xi का मतलब क्या है बच्चों, xi का मतलब है x1, x2, x3, xn तक, और इसी तरह से fi का मतलब होगा f1, f2, f3 या fn तक। तो इन सबको हमने क्या कर लिया है, मतलब कंबाइन कर लिया है, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया हमने सिग्मा करके, इनको योगफल करके। तो ये हमारा फॉर्मूला है कब, जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत है और उसके साथ साथ वो सारणीबद्ध है। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। प्राप्तांक जिसे हम xi कहेंगे 10, 13, 15, 16, 18, 19, और विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 1, 1, 2, 1। इसमें ये क्या है, हमारी बारंबारता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, ऐसे 3 विद्यार्थी हैं जिनके 13 नंबर आए, यानी कि 10, 10, 13, 13, 13। ऐसे एक विद्यार्थी जिसके 15 आए हैं और एक विद्यार्थी जिसके 16 नंबर आए हैं, और 2 विद्यार्थी ऐसे जिसके 18 आए हैं और एक विद्यार्थी ऐसे जिसके 19 नंबर आए। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और ये जितने उनके नंबर आए हुए हैं। तो ये क्या है, हमारे पास बारंबारता है। ठीक है, जिसे हम fi से डिनोट करेंगे, और प्राप्तांक जिसे हम xi से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास डाटा कैसे है, अवर्गीकृत है लेकिन सारणीबद्ध है। ठीक है, सारणी में दिए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके आपस में गुना करके हम fi xi निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, तो पहले आप इसकी गुना करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 20, 39, 15, 16, 36 और 19। अब आप सिग्मा निकालेंगे तो मतलब इन सारों को आपस में जोड़ देंगे। तो सिग्मा fi xi क्या होगा, जब आप इन सबको आपस में जोड़ोगे तो ये जोड़ नहीं पाएगा, 145। इसी तरह से सिग्मा fi आप करोगे तो इन सबको आपस में जोड़ोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 10। अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो माध्य बराबर होगा 145 बटे 10, यानी कि 14.5। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादातर जो एवरेज निकला है मार्क्स का, वो कितना निकला है, 14.5 निकला है। यानी कि सारे जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स होंगे, उनकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो इसी नंबर के आसपास रही होगी। बच्चों अब हम देखते हैं, जब हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत हो तब हम कैसे माध्य निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास वही सेम फॉर्मूला है जो हमने अवर्गीकृत और सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए यूज़ करा था। माध्य बराबर होगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे और सिग्मा fi से उसको हम भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। लेकिन इसमें कैसे है, ये वर्गीकृत है तो हमें इसमें एक वर्ग अंतराल दिया होगा। ठीक है, कि 10 से 25 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। अब ये जो वर्ग अंतराल है ये कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब 25 पे खत्म हो रहा है, 25 से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनके बीच में गैप है कि यहाँ 25 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 30 से शुरू हो जाता। तो एक तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो वर्ग अंतराल है कैसे सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या दी है यानी कि बारंबारता दी हुई है, ये हमें fi दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब हमें इसमें क्या करना होता है, जब हमारे पास वर्गीकृत होते हैं तो उसमें हमें मध्यमान निकालना पड़ता है। मध्यमान जिसे हम xi से डिनोट करते हैं। मध्यमान क्या होता है, जो हमारा वर्ग अंतराल होता है इन दोनों को हम जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि 25 + 10 35, और 35 को 2 से हम भाग देंगे तो 17.5।
तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे बच्चों, मध्य मान निकालेंगे। तो ये आएगा 17.5। ऐसे ही आप 25 को 40 में जोड़ के 2 से भाग दोगे तो ये आएगा 32.5, यानी कि 32.5। 40 और 55 को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 46.5, 62.5 और 71.5 और ये होगा 92.5। तो इस तरह से आपकी XI के मान निकल गए। XI आपके पास हमने निकाल लिए, FI पहले से हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों की गुना करके हम FI XI निकाल लेंगे। तो 17.5 की 2 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 35, 97.5, 332.5, 375, 465 और 555। अब आप क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे, सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा FI XI निकालेंगे और सिग्मा FI निकालेंगे। तो जब आप सिग्मा FI निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 30 और ये आएगा आपके पास 1860। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में मान रखना है। तो माध्य बराबर होगा हमारा 1860/30। जब आप इसको भाग दोगे तो भाग देने पे आपका आएगा 62। तो इस तरह से ये क्या आया, 62 इसका माध्य आया, समांतर माध्य आया। तो इसमें हमें बस हमने क्या एक्स्ट्रा एक स्टेप किया है, इसमें हमने मध्य मान निकाला है, ठीक है। और क्योंकि इसमें हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, मान नहीं दिए हुए हैं, मान जो XI होता है वो नहीं दिया हुआ, हमें इसमें क्या करना है, निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, वर्ग अंतराल से निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका XI निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपस में आप फिर वही स्टेप करना है जो हमने पहले किया था, आपस में गुना करके सिग्मा FI XI निकालना है और सिग्मा FI निकालना है और दोनों को सिग्मा FI XI को सिग्मा FI से भाग देके हमारा जो माध्य है वो निकल जाएगा। तो बच्चों ये थे 3 मेथड एक ही है, उसके 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। इसमें हमने पढ़ा आज प्रत्यक्ष विधि, माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, माध्य, बहुलक और माध्यिका। इसमें हमने पहला पढ़ा है आज जो है माध्य, मीन मतलब औसत। उसमें हमने एक विधि पढ़ी है जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हमने 3 तरह के क्वेश्चंस उसमें किए। एक सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष विधि उन आंकड़ों की निकालनी जो कैसे अवर्गीकृत है, दूसरे आंकड़े अवर्गीकृत है लेकिन सारणीबद्ध है और तीसरे आंकड़े क्या है हमारे पास, वर्गीकृत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो इसकी दूसरी विधि की, जिसे हम कल्पित विधि भी कहते हैं, माध्य निकालने की कल्पित विधि के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।